बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का 5 रुकनी वफ्द लाहौर के कदाफी स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी का मुआयना, बायोसिक्योर बबल और रिहाइश के इंतजाम देखने के बाद वापस वतन रवाना हो गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को 3 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। जिम्बाब्वे की टीम दौरे के लिए अपनी टीम का पहले ही ऐलान कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान टीम का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। अगरचे चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान वही करेंगे। अब एक जानिब तो पाकिस्तान क्रिकेट का मौसम तब्दील हुआ है, तो दूसरी जानिब पिंडी और लाहौर में होने वाले मुकाबलों में भी मौसम अपना रंग दिखा सकता है, जिसके लिए मुकाबलों के औकात में तब्दीली की गई है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के मैचों के औकात कार का ऐलान कर दिया है, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए दिन की रोशनी में मुकाबले कराने का फैसला किया गया है। 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को रावलपिंडी में होने वाले वनडे मैच दिन 12 बजे शुरू होंगे। 8, 7 और 10 नवंबर को 3 T20 मुकाबले 3:30 बजे शुरू होंगे। मैच जल्द कराने का फैसला मुतवक्के स्मोक और शबनम की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। अक्टूबर के आखिर, नवंबर के आगाज़ पर लाहौर और रावलपिंडी में कैसा मौसम रहेगा, इस बारे में मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद में महकमा मौसमियात के तर्जुमान खालिद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे खालिद मलिक साहब आपको प्रोग्राम में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतवक्के स्मोक के पेश नज़र रावलपिंडी और लाहौर के मुकाबले दिन के औकात में करवाने का फ़ैसला किया है। आप हमें बता सकते हैं कि इन दिनों मौसम की सूरत हाल कैसी होगी, स्मोक की कैफियत क्या होगी या नहीं होगी, और रात में ओस गिरने का कितना इम्कान है? देखें, अभी जो सिचुएशन चल रही है वो मुल्क में ड्राई वेदर चल रहा है और आने वाले अक्टूबर के लास्ट तक और नवंबर के पहले 1 वीक तक ये इसी ड्राई स्पेल रहेगा। लेकिन जब ड्राई स्पेल होता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी जो ओस है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके जो इवनिंग के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सिर्फ रेन की हद तक रखें तो हम अभी फिलहाल इस वसूख से नहीं कह सकते कि इन डेट्स में रेन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास जो फिलहाल एटमॉस्फेयर की पोजीशन है उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि आपके ये जो दिन हैं ये ड्राई रहेंगे, इनमें वेदर के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं। अगर वेदर के चांसेस हुए भी तो वो आपके इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन लाहौर और जितना आप साउथ पे जाएंगे वहाँ पे कोई चांसेस नहीं बन पा रहे। खालिद मलिक साहब, ये तो आपने कह दिया ऑल इज़ वेल और खुश्क मौसम रहेगा। बारिश आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल दिखाई दे नहीं रही, गहरे स्याह बादल इन दिनों आसमान पर होंगे नहीं। वो जो इंग्लैंड में हमारी टीम गई थी, हम मैचों का इंतज़ार कर रहे थे, बारिश हो गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट के खेल में स्मोक है। ओस अगर होगी तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज मिलेगा और बाद में फील्डिंग करने वाली टीम को डिसएडवांटेज हो सकता है। क्रिकेट की कहानी तो यही हमें सूरत हाल बताती है। लेकिन आप हमें ये बताएंगे कि जो ये मैचेस हैं जो हमने आपको बताया है, इन दिनों में ओस की क्या सूरत हाल है पिंडी और लाहौर में? देखिए, ओस लाहौर पे तो इसके चांसेस कम है, लेकिन रावलपिंडी साइड पे जो कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी की वजह से वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में होते हैं, उससे ओस पड़ सकती है। और उसके साथ एक दूसरा जो इशू है वो ये है स्मोक का है। स्मोक की वजह से भी आपके पास जो विजिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है, और जितना आपके पास शाम बढ़ती है उसमें उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी विजिबिलिटी कम हो। तो क्रिकेट के लिहाज से ये सारी चीजों को मेरा ख्याल है मद्देनजर रखना पड़ता है कि उसकी विजिबिलिटी कैसी है और जो सरफेस पे जो घास है उसकी कंडीशन क्या रहेगी। लेकिन एक चीज मेट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये प्रेडिक्शन मोर देन 2 वीक्स की पहले कर रहे हैं, और इस पे हम आप एक आइडिया दे सकते हैं, लेकिन कंफर्म प्रेडिक्शन इतने जल्दी पहले जो है वो बड़ा ऑब्वियस है कि हम आपके बारे में कोई ऑथेंटिक सी बात करें इस पर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि लाहौर तो नहीं लेकिन पिंडी में जो 3 एक रोज़ा मैच हैं वहाँ जब शाम होगी, फ्लड लाइट ऑन होगी तो
वहाँ ओस गिर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज तो होगा। स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबरा, बेंगलोर में 1987 में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत के हीरो इकबाल कासिम साहब। खुशामदीद कहेंगे इकबाल कासिम साहब। खालिद मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और वनडे मैच में अगर ओस गिरी तो अरमानों पर ओस गिर सकती है बाद में फील्डिंग करने वाली टीम के। डेफिनेटली टीम को नुकसान हो सकता है, चाहे जो भी बैटिंग कर रही होगी उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इवन फील्डिंग साइड को भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि गेंद गीला होने की वजह से बॉलर को भी थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, गेंद स्लिप होता है, फीडर के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अच्छा ही है कि ज़रा टाइम टेबल उन्होंने थोड़ा चेंज किया है और मेजॉरिटी पार्ट और जो गेम जो है वो दिन की रोशनी में ही हो जाएगा। तो आई थिंक उनकी जो प्रेडिक्शन है वो इस 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कह रहे हैं कि लंबी प्रेडिक्शन वो नहीं कर सकते। ठीक है, इकबाल कासिम साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उधर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां अब आखिरी मरहले में और एक आम तासुर यही है कि मिसबाह कमज़ोर हरीफ के सामने नौजवान टीम को मैदान में उतारेंगे। नेशनल T20 कप के पहले मरहले में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साल के अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई ऐसा नौजवान नज़र नहीं आया था जिसने टूर्नामेंट में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। लेकिन दूसरे मरहले में सिंध के ऑलराउंडर दानिश अजीज़ ने उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करके सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। नेशनल T20 कप के पहले मरहले में दानिश अजीज़ को मुकम्मल मौका नहीं दिया गया था, लेकिन मुल्तान में ऑलराउंडर को मुकम्मल मौका तो नहीं मिला। उन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सिंध की टीम को अगले मरहले में जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया। दानिश अजीज़ नेशनल T20 कप की 6 इनिंग्स में 172 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। दानिश अजीज़ टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में 5 मरतबा नॉट आउट रहे हैं। दानिश अजीज़ ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 32 गेंदों पर 59 रन की मैच विनिंग इनिंग भी खेली। दानिश अजीज़ की नेशनल T20 कप की सबसे बेहतरीन इनिंग खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रही। टूर्नामेंट के 23वें मैच में खैबर पख्तूनख्वा 138 रन स्कोर करने में कामयाब रही थी। 139 रन के एक छोटे हदफ के सामने सिंध के 7 खिलाड़ी सिर्फ 37 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद दानिश अजीज़ खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स के सामने डट गए। दानिश अजीज़ ने रिजवान 11 के खिलाफ 47 गेंदों पर 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और इंतहाई सनसनीखेज मैच में उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैच में आखिरी ओवर में 19 रन बचे थे। दानिश अजीज़ ने पहली गेंद पर 4 रन बनाए, फिर 2 गेंदें कोई रन नहीं बना। उस तरह सिंध को कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 15 रन दरकार थे। दानिश अजीज़ ने 1 चौका और 2 छक्के लगाकर सिंध को कामयाबी दिलवा दी। तो जनाब दानिश अजीज़ क्या कंसिडर हो सकते हैं? जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की बात हो रही है और स्टूडियो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इकबाल कासिम साहब, क्या लग रहा है आपको, दानिश अजीज़ ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक सीरीज़ से पहले, बैनुल अक़वामी सीरीज़ से पहले, तो आपको लग रहा है कि तवज्जो देंगे और फिर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है? मेरा ख्याल है दानिश अजीज़ इस टूर्नामेंट में तो काफ़ी अच्छा खेले। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। खुश दिल है, उसने बड़ी अच्छी फास्टेस्ट सेंचुरी की है। मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को ये मौका मिल गया है। जिम्बाब्वे की टीम इतनी कोई मजबूत कोई ऐसे नहीं है जो हम इसके ऊपर ट्राई नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इन यंगस्टर्स को इन T20 में चांस देना चाहिए। दानिश अजीज़ की बैटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ये नंबर 5 और नंबर 6 पर खेल रहे हैं सिंध के लिए, क्योंकि सिंध की टीम में शर्जील हैं, सिंध की टीम में आज़म खान हैं, सरफराज हैं, सिंध की टीम में जो है वो असद शफीक हैं। तो पाकिस्तान टीम को नंबर 5 और नंबर 6 पर वनडे और T20 में ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो तेज़ खेलता हो, फिनिश करता हो। हाँ यार, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये वैसे ये अनलाइक दानिश अजीज़ हैं, ये दानिश अजीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, जितना मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि ये इतना तेज़ खेलने वाला लड़का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये T20 के मैचेस खेलता गया और इसने रिक्वायरमेंट देखी है तो आई थिंक इसने अपने गेम को भी चेंज किया और अडॉप्ट किया है। तो इट्स ए गुड साइन कि खिलाड़ी जो हैं वो उन ज़रूरत के तहत अपनी गेम को एक्सेलरेट भी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है और ये हमारी जो 2-3 गैप्स हैं उसमें फ्यूचर के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं।
अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कोशिश यही रही है कि जो कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी को इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को आपके सामने रखा जाए। और दूसरी जानिब सिंध के ही बैट्समैन आज़म खान नेशनल T20 कप में खासे नुमाया रहे हैं। ख़ासतौर पर नॉर्दर्न के ख़िलाफ़ आज़म खान की 88 रन की इनिंग ने सिंध को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में मरकज़ी किरदार अदा किया है। आज़म खान ने नॉर्दर्न की मजबूत बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़, जिसमें मोहम्मद आमिर, सोहेल तनवीर, शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज जैसे बॉलर शामिल थे, इनमें से किसी बॉलर को भी वो खातिर में नहीं लाए। आज़म खान ने 43 गेंदों पर 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 88 रन की इनिंग खेली। आज़म खान नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर्स में अब शामिल हो गए हैं। आज़म खान ने 9 मैचों में 173 के स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए हैं। आज़म खान मोइन खान साहब के फर्जंद हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए सीज़न 5 2020 खेले और चंद अच्छी इनिंग्स इनके क्रेडिट पर हैं और अब नेशनल T20 कप खेल रहे हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ ये जो इन्होंने नॉर्दर्न के ख़िलाफ़ इनिंग खेली, ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक खेले, अपनी सलाहियत को पेश किया और इनके बारे में कहा जाता है ज़रा एग्रेसिव अंदाज में खेलते हैं, हिट ज़रूर मारते हैं, लेकिन इनकी जो फिटनेस है उस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आपको लगता है कि इनको खिलाना चाहिए? आपको लगता है कि अभी इनको इसी तरह लेकर चलना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आज़म जो है वो पिछले PSL में भी आई थिंक जी अभी 8-6 महीने पहले और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है, बट है प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा जब भी खेला है उसने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो जो रिक्वायर्ड फिटनेस लेवल है जिसका मिसबाह अक्सर बेशतर जिक्र, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि शर्जील ने रन्स किए हैं लेकिन मुझे फिट शर्जील चाहिए। जी बिल्कुल, आई थिंक वो अपनी जगह पे सही है। इंटरनेशनल कंपटीशन में देखिए बहुत ज़रा डिफरेंट लेवल होता है और फिटनेस का लेवल अगर ज़रा सा 19-20 तो चल सकता है, मगर बहुत ज़्यादा हो डिफरेंस तो बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबरा, बेंगलोर में 1987 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान जीत के हीरो इकबाल कासिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ में मौसम कैसा होगा इस पर हमने बात की। और पाकिस्तान क्रिकेट के मौसम की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल T20 कप बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, बहुत सारे सवालात के साथ मुल्तान के बाद अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं जो सर उठा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मसले को हल करता नहीं है कि दूसरा मसला उनका मुंतज़र होता है। हैरान कुन तौर पर और अचानक एक ऐसी चीज़ मंजर आम पर आई जिस पर गुफ्तगू हो रही थी, जिस पर चहमगोइयाँ हो रही थी और आखिर वही हुआ जिसका लोग अंदेशा ज़ाहिर कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा मिसबाहुल हक, जो कि बतौर चीफ़ सिलेक्टर के होने के साथ हेड कोच की ज़िम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं, अचानक उन्होंने अपने चीफ़ सिलेक्टर के ओहदे से ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मुफाद में वो ये फ़ैसला कर रहे हैं वो मुस्तकबिल में बहैसियत कोच पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा काम करने के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने क्या कहा? आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बताऊँ ना इसका जो मेनली मकसद है वो ये है कि मैं आगे जो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल अगले 2 सालों में 10 मेजर हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से और मेनली उसमें कुछ टूर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर हम पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना। ये इसलिए हैरानकुन है कि गुज़िश्ता साल 2019 में जब ये दोहरी जिम्मेदारियां मिसबाहुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी थी तो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कह रहे थे कि एक आदमी के पास दोनों ओहदे होंगे तो वो बेहतरीन अंदाज में काम करेगा। ये बातें मिसबाहुल हक को पहले भी पता थी क्योंकि पाकिस्तान ने मिसबाहुल हक के हेड कोच चीफ सेलेक्टर बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न होना था, फिर पाकिस्तान टीम को 2020 में इंग्लैंड जाना था, तो ये चीज़ें तो थी। लेकिन अचानक 1 साल के बाद मिसबाहुल हक को ये
ख्याल क्यों आया कि वो गैर मुल्की दौरों पर रहेंगे तो फिर सिलेक्शन को कौन लुक आफ्टर करेगा? ये बड़ा सवाल है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल इतनी आसानी से कारपेट के नीचे दबाई नहीं जा सकती और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। और उन्हीं में से एक शख्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर, क्रिकेट कमेटी के साबिक़ सरबराह इकबाल कासिम भी हैं, जो कि ख़ुद बहैसियत चीफ़ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं 1 से ज़ायद मरतबा, और उन्होंने भी इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो इकबाल कासिम साहब, ये फार्मूला फ्लॉप हो गया, ये मंसूबा फ्लॉप हो गया क्या? मिसबाह उल हक का स्टेप डाउन करना इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि बोर्ड अपनी चीज़ को सही तौर पर आगे लेकर नहीं जा सका? मेरा ख्याल है पिछले दौरे के बाद ही आई थिंक वाइब्स आना शुरू हो गई थी कमेटी के अंदर कि भाई ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर पड़ गई हैं, इसकी वजह से शायद ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो लिहाजा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता था कि अगर मैं चेयरमैन रहता और कमेटी ये कंटिन्यू करती तो ये पूरा मामला आना था। और उसके लेकिन आपका तो रोल सिर्फ मशावरत तक था, आप सिर्फ मशावरत ही है, आप सिर्फ एक तजवीज़ दे सकते थे, हटा नहीं सकते थे। बस ये आपकी बात दुरुस्त है, हमारा इससे ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन आपके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा सकती है। हाँ, वो ये मैंने कहा ना कि वो आता, वो मामला लेके आते, वो बातचीत करते और उसके बाद फिर जो भी कमेटी, तो आपने वो मौका ही नहीं दिया, आपने इस्तीफा दे दिया। भाई मैं तो इधर आपने इस्तीफा दिया, उधर मिसबाह ने इस्तीफा दे दिया। देखिए अब उसमें कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, तो मैं क्या करता उसमें बैठ के ना, उसमें ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आदमी, देखें हमने ज़िंदगी भर काम किया है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए किया है ना, कुछ थोड़ा बहुत अपना इनपुट देने की कोशिश किया है। अगर उसमें सिर्फ मशावरत ही है तो मशावरत में जब इतनी ऐसी बात ही नहीं है तो क्या करना हो जाएगा? इकबाल कासिम बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते थे और बैट्समैन के सब्र का इम्तिहान लेते थे, उसको फ्लाइट देते थे, क्रीज से बाहर निकलकर खेलने के लिए चकमा देते थे। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो लगी लिपटी रखते नहीं हैं, जो खुला गुफ्तगू करते हैं और दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो इकबाल बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इकबाल कासिम साहब की, और आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं कि 1 साल में आपका फार्मूला फेल हो गया, 1 साल में आपको लगा कि जनाब वो दौरे पे होंगे तो सेलेक्टर की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? मामला तो कुछ सवाल उठा रहा है। 1 साल में ये फार्मूला नहीं, कई फार्मूले फेल हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप देखें जब से वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव बने और मिसबाह उल हक कह रहे हैं कि इन्होंने बोर्ड को बता दिया, मेरे जराए बताते हैं कि बोर्ड ने इनको बता दिया था कि आप दोनों से एक ओहदा छोड़ दें और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम अनाउंस करेंगे। तो मिसबाह उल हक ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था या और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर उनकी शक्ल देखी हो, बड़े डिजेक्टेड, दिल बर्दाश्ता, डिसहार्टेड लग रहे थे मिसबाह उल हक। वो मिसबाह लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बड़े बोझल दिल के साथ वो अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे, वो ऐलान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और मिसबाह उल हक के फैसले पर अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, और दोनों का यही कहना है कि ये जो फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 1 साल पहले किया गया कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच एक शख्स को होना चाहिए, दोहरी जिम्मेदारियां जो हैं वो एक शख्स को अदा करनी चाहिए, वो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मिसबाह उल हक के इस्तीफ़ा देने के बाद नाकाम हो गया है। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।